दोस्तों, आज मैं जो कहानी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, इसकी शुरुआत जितनी अच्छी है, इसका अंत उतना ही ज़्यादा अच्छा है। प्लीज़ आप लोग कहानी को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। बहुत ही सुंदर कहानी है और अंत भी इसका बहुत ही अच्छा हुआ है। चलिए कहानी शुरू करते हैं फिर। ये क्या बदतमीजी है, रास्ता छोड़ो मेरा। गुस्से में उसका गोरा चेहरा सुर्ख से लाल हो गया था। बड़ी बड़ी काली आंखों में जैसे अंगारे तहक उठे थे। सादा स्याह रंग का सूट पहने वो आग बबूला हो रही थी। वो इतने गुस्से में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। साजिद ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। वो सच में क़यामत थी, बेहद खूबसूरत, लेकिन सादगी और मासूमियत उसके चेहरे को और भी दिलकश बना रही थी। कंदील नाम था उसका, जो उसका सुकून, चैन, नींद, होश सब उड़ा ले गई थी। आज भी वो उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ था और वो हर रोज़ की तरह इग्नोर करके जाने के बजाय उस पर भड़क गई थी। तुम्हारा हर रास्ता मुझ तक ही आता है कंदील, फिर रास्ता कैसे छोड़ दूँ? वो आंखों में दीवानगी लिए उसे ही देख रहा था। मेरा कोई भी रास्ता तुम जैसे आवारा लड़के तक नहीं जा सकता। अब फ़ौरन हट जाओ, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। वो गजबनाक अंदाज में बोली। एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरी ही घर आना है, तो चलो आज तुम्हारी ससुराल घुमा कर लाता हूँ तुम्हें। वो ढिठाई से खड़ा रहा। तुमने मुझे समझने में भूल कर दी है। मैं उन लड़कियों में से नहीं जो अपनी हाय और वकार को तुम्हारे कदमों में डाल देती हूँ और तुम्हारे बिस्तर पर बिछ जाती हूँ। मैं कंदील अजर हसन हूँ, जिसे मरना मंजूर है लेकिन झुकना नहीं। पिछले 3 साल में भी क्या तुम ये बात नहीं समझ पाए? वो उसकी आंखों में आंखें गड़ाकर बिना घबराए बोल रही थी। साजिद बिलाल चौधरी के लिए ये लड़की ऐसा चैलेंज थी जिसे वो हर हाल में जीतना चाहता था, चाहे जैसे भी। वो बेहद अमीर घर से ताल्लुक़ रखता था। उसके वालिद बिलाल चौधरी का कंस्ट्रक्शन का बेहद कामयाब बिजनेस था और वो उनका इकलौता बेटा था। उसके अलावा भी एक बेटी हुई थी जो बहुत कम उम्र में ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। साजिद माँ बाप की आंखों की ठंडक था। उससे बेपनाह मोहब्बत और उसके नाज उठाने का नतीजा ये हुआ कि वो हद से ज़्यादा ज़िद्दी और खुदअसर हो गया था। बड़े होने के साथ साथ और भी कई आदतें उससे लग गई थी, जिससे शराब और शबाब की। वो देखने में खासा स्मार्ट और हैंडसम था। दौलत की कोई कमी थी ही नहीं। नतीजन लड़कियां उसकी निगाह करम के लिए तरसती थी और वो भी उनका फ़ायदा उठाता था। हालांकि उसने कभी ज़बरदस्ती किसी को हासिल नहीं किया था। वो जबकि उस कॉलेज में था, काफ़ी हसीन लड़कियों से उसकी दोस्ती थी। और फिर उसने देखा था कंदील को, जो फर्स्ट ईयर में न्यू एडमिशन थी। उसे देखकर उसके जज्बातों में एक बलबला सा उठा था। वो बाकी लड़कियों से काफ़ी अलग थी। सादे कपड़े पहनती थी जो उसके वजूद को छुपाए रखते थे, और दुपट्टा उसने कभी उसके सिर से सरकते ना देखा था। हसीन मासूम चेहरे वाली वो हसीना उसका चैन व करार पहली नज़र में ही लूट ले गई थी। उसे देखने के बाद दूसरी लड़कियों का दावती नज़ारा देता जिस्म अब उसके लिए बेमानी हो गया था। वो हरदम उसके दीदार को तरसने लगा था। पहले तो उसे लगा कि वो भी दूसरी लड़कियों की तरह उसकी पर्सनैलिटी और दौलत से इम्प्रेस होकर उसके कदमों में आ गिरेगी, लेकिन चंद महीनों में ही उसकी ये गलतफहमी दूर हो गई थी। फिर वो उसके बारे में पता लगाने लगा और हैरत में पड़ गया था, क्योंकि वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी जहाँ पैसे की कमी थी। और उसके यहाँ से वो शायद पहली लड़की थी जो कॉलेज में पढ़ रही थी। जहाँ से वो आती थी वहाँ का मोहल्ला ऐसा था कि लड़कियाँ रेगुलर कॉलेज जाने का सोच भी ना सकें। तब से कंदील का रुतबा उसकी नज़रों में और भी बढ़ गया था। वो उसके रास्ते में आने लगा था, जाने अनजाने उससे टकराने लगा था। उसकी रेपुटेशन कुछ इतनी अच्छी नहीं थी लड़कियों के मामले में, इसीलिए वो हमेशा उससे बचकर चलती थी, ज़्यादातर उसे इग्नोर करती थी। और वो नहीं चाहता था कि वो उससे दूर रहे या उसे इग्नोर करे। उस पर दो मानी जुमले उछालना, उसके रास्ते में खड़े रहना, बार बार उसकी आंखों में वो अपना अक्स तलाशना था। नाकाम रहने पर फिर कोशिश करता था। अगर उन लड़कियों जैसी होती तो साजिद बिलाल चौधरी की नजरे इनायत की हकदार ना होती तुम। तुम्हारी इन्हीं अदाओं ने तो हमें लूटा है। वो बड़े गुरूर से बोला। ये छिछोरी हरकतें मेरे दिल में और भी नफरत पैदा करती हैं। मेरी सलाह है तुम्हें
कि मेरा पीछा छोड़ दो वरना पछताओगे। तेरा पीछा ना मैं छोड़ूं सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, प्यार के इस खेल में। उसके गुनगुनाने पर वो पैर पटकती हुई गुस्से से चली गई थी और वहीं खड़ा वो उसे देख रहा था। घर वापस आने पर भी वो काफ़ी उलझी सी रही थी। ये लड़का साजिद उसका सरदर्द बनता जा रहा था। शुरुआत में उसे लगा था कि वो उसकी बेरुखी और इग्नोर करने की वजह से उसका पीछा छोड़ देगा, लेकिन जितना वो पीछे हटती वो उतना ही करीब आने में लगा था। वो समझ चुकी थी वो साजिद की जिद बन चुकी थी, लेकिन किसी की जिद और हठधर्मी के लिए वो अपना वजूद, अपनी निस्वानियत, अपना वक़ार कुर्बान कर दे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो। कंदील, ध्यान किधर है तुम्हारा? सब्जी चल रही है, अम्मी ने कहा तो चौंक कर जल्दी से सब्जी में चम्मच चलाने लगी थी। छोड़ो इसे, मैं देख लूँगी। बाहर समद भी आ चुका है, तुम्हारे अब्बू के पास बैठा है। तुम चाय और पकौड़े ले जाओ और ध्यान से, फिर खो मत जाना कहीं। उन्होंने उसके हाथ में चम्मच लेते हुए कहा। जी। समद का जिक्र ठंडी फुहार के जैसे उसे सराबोर कर गया था। समद अब्बू के दोस्त का बेटा था जो यहाँ जॉब के सिलसिले में आया हुआ था और अब्बू ने जिद करके उसे यहीं ठहरने पर मजबूर कर दिया था। पहले तो वो उससे हिचकिचाहट से बोलती थी, लेकिन धीरे धीरे उससे इम्प्रेस होने लगी थी। वो सादा सा इंसान बहुत ख़ास बन गया था उसके लिए, जबकि उसकी तरफ से ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं हुआ था। वो उससे कम ही बात करता था, जबकि साहिन, जो कि कंदील की छोटी बहन थी, उससे वो काफ़ी खुला हुआ था। उसे छोटी बहन की तरह ट्रीट करता था। अब्बू अम्मी के साथ साथ वो दोनों भी उस पर बहुत भरोसा करती थी। समद ने उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। वो अब्बू के साथ बातें कर रहा था। वो वापस किचन की जानिब बढ़ गई थी। उसे देख कर उसकी निगाहों को आराम मिल गया था। साजिद का ख्याल दिलो दिमाग से गायब हो चुका था। अगले दिन रोज की तरह वो तैयार होकर कॉलेज के लिए निकली थी। उससे कुछ देर पहले ही समद भी ऑफिस के लिए निकला था। उसने देखा कि वो सड़क पार बस स्टैंड पर खड़ा था, उसके ख्यालों में गुम। वो रेड लाइट पर सड़क पार कर रही थी। अभी वो सड़क पार भी न कर पाई कि सिग्नल ग्रीन हो गया और तेज़ी से आती बाइक ने उसे टक्कर मार दी। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। समद ने ये देखा जैसे तैसे ही वो उसके पास आया और सहारा देकर उसे उठाने लगा कि उसकी चीख निकल गई। चोट काफ़ी आई थी, जगह जगह खरोच भी थी और शायद पैर में मुड़ने की वजह से दर्द था। बाकी लोग समद को देखकर हट गए थे, ये समझकर कि वो उसके परिवार से था। समद ने अपने मजबूत बाजुओं से उसे उठा लिया था। तकलीफ़ और शर्म से चेहरा सुर्खी मायल हो उठा था। हसीन तो वो थी ही, लेकिन अपनी मोहब्बत के करीब होने के एहसास ने उसे और भी हुस्न से नवाज दिया था। वो उसे रोड के साइड में ले आया और फुटपाथ पर एक और बैठाकर खुद उसके सामने बैठ गया। ध्यान कहाँ था आपका? अगर बाइक की जगह कार होती तो जानती हैं कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। वो उसके पैर से सैंडल निकालते हुए बोला। ये क्या कर रहे हैं आप? वो पैर पीछे करते हुए बोली। रिलैक्स, आई नो माई लिमिट्स। पैर में दर्द है ना, तो वही देख रहा हूँ, ज़्यादा चोट तो नहीं आई। उसने उसके मरमरी पैर को हाथ से पकड़ते हुए कहा। मेरा वो मतलब नहीं था। वो झेप गई थी। ऐसे में कॉलेज मत जाइए, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, उसने संजीदगी से कहा। आपको देर हो जाएगी, मैं चली जाऊँगी, उसने पलकें झुकाकर कहा। आप प्लीज़ चुप रहिए, हिला ना जा रहा है और खुद चली जाएंगी। अब कुछ नहीं बोलेंगी आप? वो वापस से उसे गोद में उठाने लगा। नहीं समद, मैं सहारा लेकर चलूँगी, गली में ऐसे किसी ने देखा तो, वो झिझकते हुए बोली। समद ने कुछ नहीं कहा और उसे सहारा देकर खड़ा किया। 8 महीने बाद साजिद की कार उस बड़े से बंगले के अहाते में दाखिल हुई। वॉचमैन ने उसकी कार को देखते ही गेट खोल दिया था। वो पूरी आन बान और ठसक के साथ कंदील को साथ लेकर अंदर गया, जहाँ हॉल में एक बेहद खूबसूरत और नूरानी चेहरे वाली तकरीबन 50 साल औरत हाथ में तस्वीर लिए बैठी हुई थी। उन्हीं के करीब एक बहुत खूबसूरत सुर्ख सफ़ेद चेहरे वाली नाजुक सी लड़की बैठी फल काट कर उन्हें खिला रही थी। उन दोनों को देखकर वो उठ खड़ी हुई और चेहरे पर हैरानी के जज्बात ली। उसने गौर से कंदील को देखा था, जो कॉटन की
सादा गुलाबी रंग का सूट पहने हुए उसके पीछे खड़ी थी। चेहरा हर तरह की जज्बात से खाली था, आंखों में काजल तक ना था, फिर भी मासूम चेहरा दिलकश लग रहा था। क्या हुआ अफसा, तुम खड़ी क्यों हो गई? उन्होंने पूछा और उसकी नज़रों के जाविये का पीछा करते हुए साजिद और कंदील को देखा। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। साजिद ने आकर सलाम किया। वालेकुम सलाम। साजिद कौन है ये लड़की? उस औरत ने पूछा। मम्मा ये कंदील है, कंदील साजिद चौधरी, आपकी बहू। उसने बड़े आराम से बताया। क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो? तुम्हारी बीवी आफसा है। मत भूलो कि तुम्हारा निकाह बचपन में ही कर दिया गया था और अब बहुत जल्दी हम उसे विदा करा कर इस घर में हमेशा के लिए लाने वाले हैं। वो बेहद गुस्से से बोली। आफसा ने डबडबाई आंखों से उसकी तरफ देखा, लेकिन साजिद के चेहरे पर सिकन तक ना थी। फिर उसने कंदील की जानिब रुख किया। बिला सुबह वो बहुत खूबसूरत थी, मगर उससे ज़्यादा तो नहीं। फिर क्यों साजिद ने उसे तरजीह दी? खामोशी से आंसू उसके गाल पर फैल गए थे। मैंने कभी आफसा को अपनी सकीरे हयात के तौर पर नहीं देखा मम्मा, और अब तो कंदील मेरी मोहब्बत, मेरा साथ है, तो आफसा के साथ ताल्लुक़ नामुमकिन है। इसीलिए मैं अपने पूरे होशो हवास में आपकी मौजूदगी में आफसा को तलाक देता हूँ। तलाक तलाक तलाक। वो धमाके का खामोश हो चुका था। वो धमाका करके खामोश हो चुका था। आफसा फटी आँखों से उसे देख रही थी। मम्मा भी अफसोस और हैरानगी से जम गई थी। कंदील तो जब से आई थी खामोश थी, चेहरा सपाट था, लेकिन उसके ऐसे करने से वो भी चौंक गई थी। साजिद, तुमने अपने हकूक़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। तुमने एक मासूम और शरीफ लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो गम और गुस्से से बेहाल चिल्लाकर बोली। आफसा तेज़ी से मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए वहाँ से बाहर की तरफ दौड़ गई थी। आफसा रुको। मम्मा ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो कोई हवाला न रह गया था उसे रोकने के लिए। ये सब तुमने इसी लड़की के लिए किया। ये हमारी बहू कभी ना बनी सकेगी। हमारी नज़रों से उसे दूर कर दो। हम इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, और तुम भी दफ़ा हो जाओ। साजिद उसका हाथ थाम कर अपने बेडरूम की जानिब बढ़ गया और वो घिसटती सी उसके साथ चलती गई। रात के 10 बजे थे। साजिद उसे कमरे में छोड़कर चला गया था। जाने से पहले उसने जो कहा था वो अभी तक उसके कानों में गूंज रहा था। ये मेरा बेडरूम है और आज से तुम यहीं रहोगी। निकाह हो चुका है हमारा। रात को मैं आऊँ तब तक अपना हुलिया संवार लेना। अब तुम साजिद चौधरी की बीवी हो, तो मेरे रुतबे को ध्यान में रखना। मैं मुलाजिमों को बुलाऊंगा, जिस चीज़ की ज़रूरत हो उससे कह देना। मम्मा अभी नाराज़ हैं, तो उन्हें डिस्टर्ब मत करना। वो उसके जाने के बाद कुछ देर यूं ही निढाल पड़ी रही। समत की मोहब्बत उसकी रग रग में बसी थी। उसे लग रहा था कि ये बेवफाई थी। अगर उसने साथ नहीं दिया तो कम से कम वो खुद तो ताउम्र अकेली रह सकती थी, लेकिन मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। जी भर कर रोने के बाद उसने सावर लिया और साजिद की लाई हुई ढेर सारी ड्रेसेस में से एक पहन ली। हल्का मेकअप करके उसकी लाई ज्वेलरी में से डायमंड टॉप्स पहन लिए। बालों को खुला छोड़ दिया। वो उदासी के बावजूद बेहद खूबसूरत लग रही थी। समद, मुझे माफ़ कर देना। मैं ये सब नहीं कहना चाहती थी, लेकिन घर वालों के खातिर मुझे करना पड़ा। तुम जानते हो मुझे इस दौलत की, ऐसो आराम की कभी तमन्ना नहीं थी। अब जो भी मैं करूँगी उसके लिए तुम और मेरा खुदा मुझे माफ़ करे। वो दिल ही दिल में समद से गोया थी। आपके लिए खाना लगा दूँ? मुलाजिमा ने दरवाजे से झांकते हुए पूछा। उसकी नज़रों में उसके लिए हिकारत और नफ़रत थी। मेरा खाना यहीं ला दो, उसने धीरे से रुलाई रोकते हुए कहा। जो भी हो, इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खुराक तो लेनी ही पड़ती है। तो उसने भी दिल पर जब्र करके मुलाजिमा का लाया खाना खा लिया और लेट गई थी। जाने कब उसे नींद आ गई। नींद में उसे महसूस हुआ कि कोई उस पर झुका हुआ है। तमाम एहसास एकदम बेदार हो गए थे। आंखें खोली तो उम्मीद के मुताबिक साजिद के चेहरे से नज़रें टकराई थी। उसने बिना कुछ कहे पलकें झुका ली। कमरे में नाइट बल्ब की मध्यम ख्वाबनाक रोशनी फैली थी और कुछ ख्वाब
साजिद की आंखों में सजे हुए थी। वो उसके बावजूद पर छाता चला गया और उसने भी उसे नहीं रोका था। उसका दुपट्टा उसने खींच कर उतार दिया था और इन लम्हों में भी समद एक बार फिर उसके ख्यालों में चला आया था। साजिद सो चुका था और खामोशी से चंद आंसू के कतरे उसकी आंखों की कोर से टपक कर तकिए में जब्त हो गए थे। वो अनचाहे ही फिर समद को याद कर बैठी थी। वो रोज़ चोट लगने के बाद वो घर पर ही थी जब मम्मी पिछली गली में रहने वाले रफ़ीकन अम्मा की तबीयत पूछने साहिन के साथ वहाँ गई थी। वो घर में अकेली थी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक सुनकर वो दरवाज़ा खोलने चली गई थी। सोचा अम्मी आ गई। दुपट्टा आंगन में पलंग पर रह गया था। पैर में हल्का सा दर्द अभी भी था तो वो थोड़ा रुक कर चल रही थी। दरवाज़ा खोला तो सामने समद को खड़ा पाया। ये पहली मर्तबा था कि वो बगैर दुपट्टे के ऐसे उसके सामने थी। समद की निगाहें झुक गई थी। वो अंदर आ गया था और पलंग से दुपट्टा उठाकर उसके साने पर डाल दिया। वो शर्म से सुर्ख थी लेकिन समद की झिझक और झुकी निगाहें उसके दिल को सुकून दे गई थी। चची जान नज़र नहीं आ रही हैं। वो बैठते हुए बोला, अम्मी साहिन के साथ रफ़ीकन अम्मा को देखने गई हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगी। वो दुपट्टा ठीक करते हुए बोली, ओह अच्छा, फिर मैं थोड़ी देर बाद ही आऊँगा। वो जो आज पहले आ गया था खड़ा होते हुए बोला, लेकिन क्यों? बस ऐसे ही। उसने उसे टालते हुए कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। रुकिए, आप ऐसे बुजदिलों की तरह मुँह छुपा कर क्यों जा रहे हैं? उसके लहजे में कड़वाहट घुल गई। वो हमेशा से दुनिया क्या कहेगी से चिढ़ती थी। जो सही है वो उसके लिए किसी की नहीं सुनती थी और ये समझ कर कि वो कोई कुछ कह ना दे की वजह से जा रहा है वो खफगी से मुब्दिला हो गई थी। हाँ, बाहर वो माँ बाप की वजह से थोड़ा मोहताज रहती थी। बुज़दिल लफ्ज़ भी उसके तमाम पर झंझना दिए थे। गुस्से से सुर्खमय हो गया था उसका चेहरा। सिर्फ तुम्हारी नेकनामी पर हर्फ ना आए इसीलिए जा रहा हूँ मैं, वरना डरता तो मैं किसी से नहीं। तुम खास हो मेरे लिए, आज से नहीं बचपन से। वो कदरे तेज अंदाज में उसके करीब पलट कर आया था। उसे आप से तुम पर आने में एक लम्हा लगा था और ये लम्हा उसके दरमियान फैली सदियों के फासले को समेट गया था। उसने शर्म से बोझिल पलकें उठाई तो उसे अपनी ओर देखता पाया। सुर्ख होते चेहरे को झुकाने लगी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। बिना कुछ कहे इजहार का ये तरीका बहुत दिलकश था। बस इतनी ही बहादुरी थी तुम में। अब मुझे बताओ, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में? वो इसके इस अंदाज पर रोमांटिक हो रहा था। वो पलट कर अंदर जाने लगी तो उसकी कलाई को पकड़ लिया। समझ, प्लीज़ छोड़िए, मुझे शर्म आ रही है। वो सीधे स्वच्छ लहजे में बोली, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। उसने अपनी दिलकश आवाज़ में उसके कानों में सरगोशी की और उसका रुख अपनी ओर मोड़ लिया। तमाम बातें बोल कर नहीं की जा सकती, कुछ जनाब निगाहों में होती हैं। मैं अनाड़ी बंदा हूँ, निगाहें पढ़ना आता नहीं। हाँ, आप भी मेरे लिए उतनी ही खास हो। उसने धीरे से कहा, आई लव यू कंदील। मी टू। अस्सलाम वालेकुम। उसने अंदर दाखिल होकर सलाम किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे कमरे में आओ? मम्मा भड़क उठी थी। मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। मुझे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि साजिद मुझसे आपकी इजाज़त के बगैर शादी कर रहे हैं और ना ही मुझे इनके पहले निकाह के बारे में कुछ पता था। आप यकीन मानिए, मैं खुद लाइम्स थी। वो रसानियत से कहती हुई उनके करीब आ गई। इस वक्त उसके चेहरे पर दर्द बिखरा हुआ था। आंखों में नई ब्याही दुल्हन वाली खुशी और शर्म नहीं बल्कि एक सूनापन ठहरा था। उन्होंने गौर से उसे देखा। पर्पल सिल्क के सूट में बिना किसी मेकअप के धुले हुए सादे से चेहरे के बावजूद वो उस पर ऐसी सादगी और मासूमियत थी कि वो उस पर से निगाहें नहीं हटा पाई। वो कहीं से भी नई नवेली दुल्हन नहीं लग रही थी। उसकी आंखों का सोनापन उन्हें लम्हे भर को कांप गया था। क्या तुमने ये शादी मजबूरी में की है? वो बेसाख्ता पूछ बैठी थी। उसने जल्दी से पलकें झपका ली। वो धीरे से मुस्कुरा दी और उठ खड़ी हुई। वो बात को टाल गई थी। रूम में आकर बेड पर लेट गई। पुरानी बातें
एक बार फिर जहन में खलबली मचाने लगी थी। वो भी उस खूबसूरत वक्त में डूबने लगी थी। कंदील, हम अपना एक छोटा सा घर बसाएंगे जहाँ अम्मी पापा के साथ हम दोनों रहेंगे और हमारे एक प्यारी मासूम बच्ची होगी। हम उसका नाम रोशनी रखेंगे। वो हमारी ज़िंदगी को रोशन कर देगी। वो कॉलेज से वापसी पर उसके साथ था। दोनों थोड़ा वक्त निकाल कर झील के पास आ बैठे थे। वो उसका हाथ थामे हुए कह रहा था। उसकी बात पर हया के इंद्रधनुषी रंग उसके गालों पर बिखर गए थे। वो नजरें झुकाकर मुस्कुरा दी थी। आप कुछ ज़्यादा ही फास्ट नहीं जा रहे हैं, उसने झेंपते हुए कहा। जवाब में उसके होठों पर दिलकश मुस्कुराहट आ गई थी और कंदेल का दिल चाहा कि वो यूं ही मुस्कुराता रहे और वो उसे निगाहों में बसाती रहे। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारा ही हूँ, थोड़ा सा सब्र रखो। बहुत जल्दी तुम्हें डोली में बिठा कर ले जाऊंगा। फिर देखना कितने फास्ट जाते हैं हम। वो फर्जी कॉलर झाड़ते हुए बोला। आजकल बहुत बोलने लगे हैं आप। कौन कहेगा आपको देखकर कि आप वही हैं जो घर में मुश्किल से चंद ज़रूरत के जुमले अदा करते हैं। और वो हंसती। सबके सामने तुमसे मोहब्बत जताऊं, क्या यही चाहती हो तुम? बताओ। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बहाने तुम्हारे टमाटर सा लाल चेहरा देखने को मिलेगा। बड़े मोहब्बत जताने वाले। जरा अब्बू से हाथ मांग कर दिखाओ मेरा तो जानूं। वो अकड़ते हुए बोली। वो तो मैं मांग ही लूँगा, बस अभी कहीं और रहने का इंतज़ाम कर लूँ। क्या? लेकिन क्यों? यहाँ क्या परेशानी है? वो एकदम से बोली। उससे दूर होने का ख्याल बेचैन कर गया था। रिश्ता हो जाने पर, एक ही घर में रहने पर सवाल उठते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे करैक्टर पर कोई उंगली उठाए। वो संजीदा था। ठीक है, लेकिन मेरे फाइनल एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, उसने भारी मन से कहा। उदास हो गई। तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ मैं, जा ही नहीं सकता। वो उसका हाथ थाम कर बोला। वो सिहर उठी और उसने साफ महसूस किया था। सॉरी। वो उसने हाथ हटा लिया। बस कुछ मत कहो। वादा करो आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। वादा, मैं मर के भी साथ रहूँगा। वो यादों से बाहर निकल आई। फिर क्यों समझ, क्यों मुझे अकेला कर दिया? उसने भीगी पलकें रगड़ डाली। आज तुम्हें इस घर में आए 5 दिन हो चुके हैं। अभी तक रिवाज के मुताबिक कोई तुम्हें ले जाने नहीं आया, या तुम्हारे यहाँ कोई रिवाज नहीं है? वो साजिद के पास डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए ब्रेकफास्ट कर रही थी जब मम्मा ने उससे पूछा। उसके हाथ रुक गए थे। साजिद ने भी उसकी तरफ देखा, फिर मम्मा की तरफ देखा। कंदील का इस दुनिया में हमारे अलावा और कोई नहीं है मम्मा, तो वो अब यहीं रहेगी हमेशा, उसने कहा। उसकी इस बात पर मम्मा खामोश हो गई थी और कंदील की आंखें नम हो गई थी। ऐसा लगा जैसे हल्क में कुछ फंस गया हो। वो एक्सक्यूज करते हुए रूम में चली गई थी। अपने दिल को कितना भी समझाए मगर कुछ लम्हे उसे जज्बाती कर ही देते थे। नाश्ता क्यों नहीं किया? साजिद नाश्ते के बाद कमरे में आया था। घर में रहकर भूख नहीं लगती, कुछ काम ही नहीं होता तो मुझे करना हो। कुछ काम भी नहीं जो मुझे करना हो। वो अब तक खुद को संभाल चुकी थी। क्या चाहती हूँ? मैं सोच रही थी आपके साथ ऑफिस जाना शुरू कर दूँ, उसने सिराज के गले लगते हुए कहा। सोचता हूँ। वो उसे किस करके निकल गया था और उसके चेहरे के जावी बदल गए थे। वो वापस बेड पर बैठ गई थी और फिर से माँ बाप और बहन की यादों ने आंखों में सुर्खी ला दी थी। साजिद से शादी करके उसने उन्हें भी खो दिया था। समद और उन सब से अलग होने का गम उसे था, मगर उसने बहुत सोच समझकर ये फैसला किया था। साजिद अब का गया शाम में ही आना था और मम्मा उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी। वो उससे शायद नफरत करती थी या नाराज़ थी या साजिद के रिश्ते से उसे कबूल नहीं कर पा रही थी। जो भी था, उनका रवैया बहुत लिया दिया था। वो अकेली नहीं रहना चाहती थी। जब भी तनहा होती यादें उसके पीछे पड़ जाती थी। अभी भी उसका जहन 8 माह पहले जा पहुंचा था जब समद अपनी बहन आयना की शादी की वजह से अपने गांव गया था और उससे बेतरह उसकी याद आ रही थी। हर बार से अलग वो उस शादी में जाने के लिए बेकरार थी कि समद को गए
आज 1 हफ्ता हो चुका था। उसकी आदत इस कदर हो गई थी कि अब दिल उसके बिना लगता नहीं था। अम्मी और साहिन हैरान होने के साथ खुश भी थे कि वो कहीं तो जाने के लिए खुद से तैयार हुई। चंद रोज बाद वो लोग भी समद के घर जा पहुँचे। वो पहले भी यहाँ आई थी, लेकिन कई साल पहले। अब तो काफ़ी कुछ बदल गया था। ये एक काफ़ी बड़ा सा घर था, जैसे आमतौर गांव में होते हैं। घर में 5 बड़े बड़े कमरे, 2 बरामदे थे, एक गोदाम था जिसमें साल भर का अनाज चावल वगैरह बड़ी बड़ी टंकियों में भर कर रखा गया था। एक बड़ा बावर्ची खाना और वॉशरूम वगैरह। सहन में सब मरवियल और हैंडपम्प लगा हुआ था। सहन में से सुर्ख ईंटों का फर्श था। समित के पापा और मम्मी उन्हें देखकर बहुत खुश हुए थे कि वो 3 दिन पहले आ गए थे। आयना ने दोनों बहनों का बहुत खुशदिली से स्वागत किया था, खासकर कंदील का, कि वो भाई की राजदार थी। सब बहुत अच्छा था, लेकिन कंदील की निगाहें उस दुश्मनी जहाँ को ढूंढ रही थी। भाई शाम तक आएंगे, पास के कस्बे में कुछ ज़रूरी काम से गए हैं। उसने कंदील के कान में सरगोशी की। शर्म से उसका चेहरा तप गया था। क्या दिल का हाल चेहरे पर छप गया था। वो झेपी से हंसी हंस दी थी। शाम को वो आया तो अपनी आंखों पर उसे यकीन नहीं हुआ था। सहन में बने मिट्टी के चूल्हे पर वो ब्रिंजल कलर का गर्म सूट पहने रोटियां बना रही थी। सामने बरामदे में बाकी लोग अंगीठी सुलगा कर बैठे हुए थे। आयना और साहिन नजर नहीं आ रही थी। उसका गोरा चेहरा आग की तपिश से और भी दिलकश लग रहा था। समत का दिल चाहा उसे बढ़कर बाजुओं में समेट ली। दिल की ख्वाहिश को दबाकर वो अंदर की तरफ बढ़ गया। उससे सलाम दुआ के बाद वो चूल्हे के सामने उससे जरा फासले पर बैठ गया था। अस्सलाम वालेकुम। उसकी भारी आवाज़ पर उसके चेहरे पर बड़े खूबसूरत रंग बिखर गए थे। वालेकुम सलाम। कहाँ थे आप? कितना इंतज़ार करवाया। उसकी आवाज़ में सुकवी के साथ खुशी झलक रही थी। इंतज़ार तो तुम मुझे करवा रही हो। आज तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। मेरी ख्वाहिश थी कि तुम मेरे घर आकर मेरे लिए खाना बनाओ। ये और बात है कि आना हमेशा के लिए था। वो उसे निगाहों में भर कर मुस्कुरा कर बोला। वो शर्मीली सी हंसी उसके कानों में रस घोल गई थी। ज़्यादा ना कुछ कहकर वो उसकी तरफ बाईं आंख दबाकर मुस्कुरा कर चला गया था। वो भी निचला होंठ दांतों में दबाकर मुस्कुरा रही थी कि इससे इस सुखी की उम्मीद नहीं थी उसे। पूरी शादी में वो उसकी नज़रों की गिरफ्त में थी और उसकी मोहब्बतों ने उसके गुलाब चेहरे को और भी सादाब कर दिया था। वो एक बेमिसाल इंसान था। फरामबरदार बेटा, जिम्मेदार भाई और खुलूस से मोहब्बत करने वाला महबूब। वो यकीनन आने वाले वक्त में बेमिसाल शौहर भी साबित होता। अपनी पसंद पर उसे नाज था। वो रह रह कर उसकी फैमिली के करीब हो गई थी। शादी बहुत अच्छे तरीके से अंजाम पर आ गई थी और कल उन्हें वापस जाना था। आज जब सब सो चुके थे तो उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो बस समद को ही सोच रही थी। प्यास लगी तो पानी लेने के लिए किचन में चली गई, लेकिन अंदर कदम रखते ही चौंक गई। वो वहीं था और किचन में कुछ ढूंढ रहा था। कुछ चाहिए था आपको? उसने पूछा। वो उसे देखकर पहले चौंका और फिर मुस्कुरा दिया। चाय बनानी थी, चीनी पत्ती वगैरह ढूंढ रहा था। वो बोला, आप हटिए, मैं बनाती हूँ, उसने कहा और आगे बढ़कर उसके हाथ से बर्तन ले लिया। पहली मर्तबा बना रहे थे चाय कि मालूम ही नहीं है कहाँ क्या है। वो धीरे से मुस्कुराकर बोली, हाँ, आयना ने कभी बनाने ही नहीं दिया था। उसकी आंखों में बहन की मोहब्बत और जुदाई दोनों नज़र आ रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे बनाना नहीं आता। वो कदरे संभल गया। याद आ रही है आयना की? हाँ, एक ही तो बहन है मेरी। उसे कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, बस वो खुश रहे हमेशा। इंशाअल्लाह वो खुश रहेगी। आमिर यकीनन एक अच्छा हमसफ़र साबित होगा। उसने चाय छान कर उसकी तरफ बढ़ाई। हाँ, कल तुम भी जा रही हो? जाना तो होगा ही ना। मत जाओ कंदील, यहीं रह जाओ हमेशा के लिए। समद ने उसका हाथ थाम लिया। फिर यहीं तो आना है। अभी कुछ वक्त की जुदाई है, फिर मेरा एग्ज़ाम भी है। उसने दूसरा हाथ भी समद के हाथ पर रख दिया। समद ने चाय एक तरफ रख दी और उसे गले से लगा लिया। वो एक भागी तो हैरानी से गूंगी रह गई, फिर अपने दोनों हाथ उसकी कुसात पीठ पर जमा दिए।
आई लव यू कंदील, तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊँगा। आई लव यू टू समद, मेरी सांसें भी आपसे ही हैं, आपके बिना मुझे भी नहीं जीना। उसने और भी कसकर पकड़ लिया था उसे। नहीं कंदील, खुदा ना करे कि हम कभी जुदा हों, लेकिन अगर फिर भी कभी हम ना मिल सके तो मुझसे वादा करो, अपनी ज़िंदगी रायगा नहीं जाने दोगी। वो माजी से हाल में लौट आई थी। देखो न समद, मैं जी रही हूँ, मेरी सांसें भी चल रही हैं और मैं किसी और के पहलू में भी हूँ, लेकिन दिल में आज भी तुम्हारी मोहब्बत है। जब यहाँ रहना ही है तो बार बार समद की यादों में खो जाना उसे अच्छा नहीं लगा। उसने ठान लिया था कि अब जो हो चुका है तो उसे खुद को बदलना ही होगा। अगले रोज़ सुबह उठी तो नमाज और कुरान पाक की तिलावत से फारिग होकर किचन में आ गई। शुरुआत तो करनी ही थी, तो ऐसे ही सही उसने 2 कप चाय बनाई और इशरत बेगम मतलब साजिद की मम्मा के कमरे का दरवाज़ा नॉक करके अंदर आ गई। सलाम करके चाय उनकी तरफ बढ़ाई। उन्होंने हैरत से एक नज़र उस पर डाली और फिर चाय का कप ले लिया। वो उनके करीब ही बैठ गई और जब तक चाय ख़त्म की हल्की फुल्की बातचीत करती रही। साजिद देर से उठता था तो इत्मीनान से थी। उसके उठने से पहले उसने उसके कपड़े, जूते, घड़ी वगैरह सब सामान तैयार कर दिया और उसका मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर किचन में आकर नाश्ते का जायज़ा लेने लगी। आज पहली बार उसने नाश्ता तैयार किया था। साजिद को उसने मुस्कुराते हुए जगाया तो उसे खुशगवार हैरत हुई थी। उसने अधखुली आंखों से उसके सादाब चेहरे को देखा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। ये रोमांस का नहीं, ऑफिस का टाइम है जनाब, चलिए तैयार होकर आ जाइए, आज मैंने अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता बनाया है। उसने खुद को छुड़ाकर उसे उठाया और बाथरूम में ढकेलते हुए बोली। साजिद ने उसकी उदासी की बर्फ़ पिघलती हुई महसूस की और दिल ही दिल में हंस दिया। नाश्ते के बाद वो ऑफिस चला गया और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इस माहौल में ढालने लगी। वो मम्मा के पास आ बैठी। उनके साथ बात करते हुए उसने उनके सर में मसाज कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद लंच का मेनू बताने के लिए किचन में आ गई। अपनी निगरानी में उसने खाना तैयार करवाया था। लंच से फारिग होकर वो रूम में आकर बिस्तर पर गिर गई। आंखें फिर माजी को टटोलने के लिए बेताब थी। जान लेकर मानोगी तुम मेरी, इतने दिनों के लिए कहाँ गायब हो गई थी? जानती हो कितना मिस किया है तुम्हें। वो अभी कॉलेज में दाखिल ही हुई थी कि साजिद सामने आ गया था। आज फाइनल का पेपर था। साजिद को मालूम था कि वो आज तो उसने आना ही है, इसीलिए वो गेट के पास ही खड़ा था और जब उसने कंदील को आते देखा तो वो उससे बात करने को बेचैन हो गया था। जबकि वो ब्लू कलर का सूट पहने अपने मखसूस अंदाज में अंदर आ गई। बिला सुबह हुआ हमेशा की तरह बहुत हसीन लग रही थी और इन दिनों समद की मोहब्बत की गुलाब रंग की उसके चेहरे पर महक रहे थे। साजिद की बात पर उसने गुस्से से होंठ भींच लिए थे। आप अपने दिमाग का इलाज करवाइए, एक बार कितनी मर्तबा बोलनी पड़ेगी आपको? मुझे इस तरह की हरकतें कतई पसंद नहीं हैं। आप अपने काम से काम रखिए और दूर रहिए मुझसे। वो बोलकर आगे बढ़ गई थी। चाहे कितनी भी दूरी बनाओ, आना तो तुम्हें एक ना एक दिन मेरे ही पास है। वो उसे देखकर बोला। वो अनसुना करके आगे बढ़ गई। पेपर ख़त्म होने तक साजिद के इस तरह के फिक्रे उलाहने से उसका दिमाग ख़राब हो चुका था। आज लास्ट पेपर हो चुका था और वो खुश थी कि वो उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी और समझ भी कल आने वाला था। वो गेट से बाहर निकली और बस स्टैंड की तरफ चल दी। मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी? साजिद ने एक बार फिर रास्ता रोक लिया था उसका। नहीं, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। वो उसके सामने तमाशा नहीं करना चाहती थी। वो सबके सामने तमाशा नहीं करना चाहती थी। कंदील, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे शादी कर लो। वो पीछे पड़ने वालों में से नहीं था। सेटअप, जस्ट शट योर माउथ, गो अवे, वो सख्ती से कहकर आगे बढ़ने लगी। नहीं कंदील, आज तुम ऐसे नहीं जा सकती। मुझे जवाब चाहिए और वो भी हाँ में। उसने उसकी कलाई पकड़कर रोका। वो बिफर पड़ी थी। अपनी इज्जत का तमाशा बनता देखना उसे गंवारा नहीं था। उसने एक जोरदार थप्पड़ उसे मारा था और अपना हाथ छुड़ाकर आते ही बस में चढ़ गई थी। साजिद को अपने सवाल का करार जवाब मिला था। वो तिलमिला कर रह गया था। कंदील, मैं अम्मी पापा को तन्हा गांव में नहीं छोड़ सकता
और वो लोग शहर नहीं आएंगे। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। तुम अपनी ज़िंदगी का फैसला सोच समझ कर करना। मैं अब गांव में रहकर खेती करूंगा और वहाँ एक स्कूल खोलूंगा ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए दूर ना जाना पड़े। बाकी कुछ और भी प्लान है, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा अब। अच्छी तरह सोच लो कंदील। उसके बाद ही मैं चचा जान और चाची जान से तुम्हारी मुतालिक बात करूँगा। उसने कंदील से साफ लफ्ज़ों में बात की। दोस्तों, ये कहानी थोड़ा तुर्की वर्ड में है तो मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है। आप लोग प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब कहानी आगे शुरू करती हूँ। समत कल शाम को आ गया था। आज शाम में कंदील को छत पर तन्हा देखकर उसने बात की। वो घर में 8वीं के बाद ही दूर हो गया था। गांव में स्कूल कॉलेज नहीं थे तो उसने हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की और फिर यहाँ उसकी जॉब लग गई थी तो गांव में ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। लेकिन अब जो आईना की शादी के लिए महीने भर तक वहाँ रहा और काम संभाला तो एहसास हुआ कि पापा अकेले कैसे संभालते होंगे सब कुछ। आज भी वहाँ कुछ खास सुधार नहीं हुआ था। ज़्यादातर बच्चे पढ़ते नहीं थे और आगे और मेहनत मजदूरी छोटी उम्र से ही करने लगते थे और जो पढ़ने के लिए बाहर निकल जाते वो लौट करके ही ना आते थे। अब उसने सोचा था कि कुछ करके वो वहीं रह करके बच्चे भी पढ़ा सके और नौजवान बाहर जाने की बजाय गांव में ही रोज़गार कर सके। फिर कंदील को ये बात बतानी भी ज़रूरी थी। अगर वो यहाँ रह सकती है अपनी खुशी से तभी वो बात आगे बढ़ाएगा, वरना अपने सपनों का बोझ उस पर नहीं डालेगा। बस इतना ही समझ पाए आप मुझे। आप कहीं भी रहें, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपके सपने मेरे सपने हैं और आपकी जिम्मेदारियाँ मेरी जिम्मेदारियाँ। हम दोनों जुदा तो नहीं, ये सब हम दोनों मिलकर करेंगे। उसने पलकों से उसे अपनी रजामंदी दे दी थी। तीसरे दिन समत के अम्मी पापा और आयना उसके घर सांवली बनकर आ गए थे। तीसरे दिन समत की मम्मी पापा और आयना उनके घर सवाली बनकर आ गए थे। कंदील उन सभी को पसंद थी और ये सोचकर और भी खुश थे कि अब ये दोस्ती रिश्तेदारी में तब्दील हो जाएगी। और फिर उन्होंने कंदील को समत के लिए मांग लिया। उन्हें बैठे बिठाए समत जैसा दामाद मिल रहा था और क्या चाहिए था। सब देखे भाले लोग थे। समत को भी इतने अच्छे वक्त में वो अच्छे से जान चुके थे और माँ थी जो अपनी बेटी की निगाहों को पढ़ चुकी थी। दौलतमंद दामाद के बजाय शरीफ और मुरव्वतदार दामाद ही उनकी चाहत थी और समत हर तरह से कंदील के लायक था। वो दोनों ने बिना देर किए इस रिश्ते पर रजामंदी की मुहर लगा दी थी और अब मिठाई से एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहे थे। कंदील जो खिड़की से लगकर सब सुन रही थी, अपने धड़कते दिल को संभालते हुए किचन में आ गई थी। क्या हुआ कंदील अंदर? समत भी वहीं चला आया था कि इंतजार नहीं हो रहा था। अब्बू अम्मी ने हाँ कर दी है, वो शर्माक कर बोली। सच? कंदील ने रजामंदी में सर हिला दिया। तो मुंह मीठा नहीं करवाओगी? उसने कहा। जी वो मिठाई अंदर है। नहीं, उस मिठाई से नहीं, अपने होठों से। वो उसके शर्माए चेहरे को आंखों में भरते हुए बोला। उसकी आंखें बड़ी हो गई। चलो मैं ही मुंह मीठा करवा देता हूँ, वो कहता हुआ उसके करीब आ गया। इजाज़त है? उसने उसकी तरफ देखा और शर्मीली मुस्कुराहट के साथ आंखें बंद कर हाँ में सर हिला दिया। अगले ही लम्हे समद के होंठ उसके कोमल लबों पर थे। चंद लम्हों बाद जब वो अलग हुआ तो उसने दोनों हाथों में अपना सुर्ख चेहरा छुपा लिया। समद ने आगे बढ़कर उसका हाथ चेहरे से हटाकर अपने हाथों में ले लिए थे। समद, आप पर खुद से ज़्यादा भरोसा किया है मैंने। कभी मेरे यकीन को मत तोड़िएगा। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे ना? वो उसकी बाहों में आती हुई बोली। चाहे कुछ भी हो जाए कंदील, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। गम हो या खुशी, हम हमेशा साथ रहेंगे। उसने उसकी पेशानी चूम ली। तभी किसी के आने की आहट पर वो किचन से बाहर आ गई। ओ समद, हमेशा साथ देने का वादा करके तोड़ गए ना वादे को, और मुझे भी। मांझी से हाल में लौटते हुए वो आह भर कर रह गई। साजिद शाम को जल्दी ही आ गया था। उसे यूं भी ऑफिस जाना पसंद नहीं था। 6 महीने पहले
अगर डैडी की अचानक मौत ना हुई होती तो वो अभी इस जिम्मेदारी को उठाता ही नहीं। जैसे ही वो गाड़ी पोर्च में खड़ी करके अंदर दाखिल हुआ तो खुशगवार हैरत में पड़ गया। वो मस्टर्ड कलर के स्टाइलिश डल गोल्डन कढ़ाई वाला सूट पहने हल्के मेकअप में सजी संवरी हुई थी और यकीनन आज ये श्रृंगार उसी के लिए था। वो आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो मुस्कुराते हुए उससे अलग हुई। पहले आप हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं चाय लाती हूँ। उसका सादाब चेहरा निखरा निखरा सा था। पहले यहाँ तो आओ जाने मन। उसने अपने होंठ उसकी तरफ बढ़ाए, मगर चिकनी मछली की तरह वो उसकी गिरफ्त से निकल गई। जनाब पहले उधर जाइए। उसने हंसते हुए उस रूम की तरफ इशारा किया और खुद किचन की तरफ चली गई। साजिद ने भी हंसते हुए उस रूम का रुख किया। वो खुश था कि वो बिल्कुल बीवियों की तरह बर्ताव कर रही थी। मतलब उसने इस रिश्ते को कबूल कर लिया था या करने की कोशिश कर रही थी। चाय उन्होंने गार्डन में पी। मम्मा भी साथ थी। वो उसकी चालाकी पर दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। ऐसे ही हल्के फुल्के माहौल में रात का खाना खाया गया। वो उसका इंतज़ार रूम में कर रहा था और जैसे ही वो आई उसने झट से उसे अपनी बाहों में ले के चूम लिया और बिस्तर पर ले गया। वो आंखें बंद कर गई। सच बताओ कंदील, मुझसे पहले भी क्या इन होठों को किसी ने अपने होठों से छुआ है? वो उसके ऊपर झुका हुआ था। इन लम्हों में इस सवाल की उसे उम्मीद नहीं थी। मुझे माफ़ कर देना समद, जिस लम्स को मैं चाह कर भी नहीं भूल सकती, जिस एहसास को मैं हर पल जीती हूँ। मैंने उसे साजिद के सामने नकार दिया, लेकिन ये ज़रूरी था। आई लव यू समद एंड आई विल ऑलवेज लव यू। वो उस रूम के शीशे के सामने खड़ी हुई सोच रही थी। आंखें आंसू बहा रही थी। जी भर कर रोने के बाद दिल कुछ काबू में आया था। वो हाथ मुंह धोकर बाहर आ गई थी। सामने बेड पर साजिद कब का सो चुका था। 3 महीने हो चुके थे उसे इस घर में आए हुए, और अब ना सिर्फ साजिद बल्कि मम्मा भी उस पर भरोसा करने लगी थी। सारे मुलाजिम उसकी इज्जत करने लगे थे। उसने खुद को बिजी कर रखा था। मम्मा के अक्सर पैरों में दर्द रहता था। वो रोज़ उनके पैरों की मालिश करती। उनके फैमिली डॉक्टर से फ़ायदा नहीं हो रहा था तो उसने अपने जान पहचान के एक डॉक्टर से साजिद को मिलवाया था और उसकी दवाइयों से मम्मा को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। अब वो हर बार उन्हीं को बुलाया जाता था। साजिद की लापरवाही से कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा था। इन्वेस्टर्स भी परेशान थे। फिर एक दिन साजिद मम्मा से मशवरा करके कंदील को ऑफिस ले गया था। पहले रोज़ उसने ब्लू डेनिम पर वाइट कलर की लॉन्ग कुर्ती के साथ स्टॉल लिया था। खूबसूरत तो वो थी ही, साथ ही बेहद ज़हीन भी थी। उसने देखा था साजिद की लापरवाही से सबक लेते हुए बाकी स्टाफ भी काम में हर दर्जा लापरवाही बरतने लगा था। उसने जल्दी ही चीज़ों को समझ लिया था। साजिद उसके आने के बाद से बिजनेस से और भी ताल्लुक़ हो गया था। चंद रिजोल्यूशंस पास करके उसे कॉपी जगह साइनिंग अथॉरिटी दे दी गई थी। कंदील ने भी अपनी सलाहियतों और दिमाग का भरपूर इस्तेमाल किया था। जल्दी ही उनका बिजनेस पटरी पर आ गया था। वो एम्प्लॉयज़ से दोस्ताना बर्ताव तो रखती ही थी। इन्वेस्टर्स को उनके पैसे भी वापस मिल गए थे, वो भी विद इंटरेस्ट। वो लोग भी खुश थे कंदील के साथ काम करके। साजिद ने ऑफिस में जाना तकरीबन ख़त्म ही कर दिया था। वो घर से निकलता और अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती के लिए चला जाता और कभी कभी 2-2 दिन घर तक नहीं आता था। कंदील को तो जैसे इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता था। मम्मा भी कहती तो वो झूठे सच्चे बहाने से उन्हें बहला देती थी। आज भी वो फ़र्ज की नमाज के बाद चाय बनाकर मम्मा के साथ ही पीती थी। दोपहर में फ़ोन करके उनके लिए परहेजी खाना बनवाती थी और रात में उनके पैरों की मालिश भी करती थी। साजिद की दीवानगी का नशा वक्त के साथ उतरने लगा था। सच था कि जो चीज़ पहुंच से दूर होती है वो उतना ही अपनी तरफ खींचती है। अब साजिद को आफसा की खूबसूरती याद आ रही थी, लेकिन मम्मा अब कंदील जैसी बहू पा के बहुत खुश थी। आफसा अपने बाप की नाजो पली बेटी थी। वो खद पसंद थी। साजिद अब चाह कर भी कंदील को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकता था, क्योंकि बिजनेस उसी पर डिपेंड था। इस 1 साल में उसने अपनी जगह बना ली थी।
उस रात भी साजिद कार से घर की जानिब बढ़ रहा था। नशे में होने की वजह से हाथ स्टीयरिंग पर बहक रहे थे और इसी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। अब उसे होश आया तो वो अस्पताल में था और उसके सर और हाथ में पट्टियाँ थीं। एक टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। उसे 12 घंटे बाद होश आया था। ब्लड काफ़ी लॉस हुआ था जिसकी वजह से खून चढ़ाया गया था। कंदील अपने डॉक्टर की मदद से सब कुछ संभाल ली थी और पुलिस केस नहीं होने दिया था। वो उसके पास ही थी। घर आने के बाद ही वो उसका बहुत ख्याल रखती थी। ऑफिस भी देर से जाती थी। एक मेल नर्स का इंतज़ाम भी किया हुआ था। साजिद को अब उनकी इच्छाएं नज़र आनी शुरू हो गई थी। वो खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसूरती भी थी। आज वो अपना किया उसे याद आ रहा था, जो उसने किया था उसके बावजूद भी कंदील उसका बहुत ध्यान रख रही थी। वो शर्मिंदा तो था, लेकिन फिर भी माफ़ी मांगना उसकी फितरत नहीं थी। यूँ भी अब कंदील उसकी बीवी थी तो उसकी नज़र में वो अपना फ़र्ज पूरा कर रही थी। 1 महीने में वो ठीक हो गया था और ब्लड टेस्ट भी किया गया था। चंद रोज़ वो ठीक रहा और फिर से उसकी वही कारकर्दगियाँ शुरू हो गई थी। साजिद, मत इम्तिहान लो उसकी बर्दाश्त का, उसके सब्र का। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मम्मा उसके कमरे में उससे आज जवाब तलब कर रही थी। साजिद के बारे में उन्होंने पता करवाया था कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है, और जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ था। कंदील से उसे मोहब्बत हो गई थी। अपनी कोई बेटी ना थी उनकी, लेकिन कंदील ने बेटी से बढ़कर उनकी खिदमत की थी। वो भी उसे बेटी की तरह चाहने लगी थी। वो किस तरह उससे दुख और गम के मुतल्लिब होने देती। इसीलिए आज साजिद के रात गए उसके घर आने पर उसके पास आई थी। आप क्या कह रही हैं मम्मा? मैं कुछ समझा नहीं। वो आराम से बोला, मैं जानती हूँ साजिद, तुम आजकल क्या कर रहे हो। कंदील के ऊपर तमाम जिम्मेदारियों का बोझ डालकर तुम क्या कारनामे को अंजाम दे रहे हो। आप क्यों उसकी इतनी तरफदारी कर रही हैं? आपकी औलाद मैं हूँ, वो नहीं। वो खफा हुआ। हाँ, लेकिन उसने वो किया है जो तुम औलाद होकर नहीं कर सकी। तुमने मेरी हमेशा नाफरमानी की है, लेकिन ये पहला और शायद आखिरी ऐसा काम किया है तुमने कंदील को इस घर में ला के कि मैं जो पहले गुस्सा थी अब उसे अपनी बेटी मानने लगी हूँ। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को कोई दुख हो। तुम क्या समझते हो तुम्हारी बेवफाई और अय्यासी का उसे इल्म नहीं है? ऐसा नहीं है, वो सब जानती है, फिर भी तुम्हारे साथ है। ये उसकी अलाफजी है और तुम इसे उसकी कमजोरी मान बैठे हो। वक्त रहते सुधर जाओ साजिद, वरना बहुत पछताओगी और सिवाय रोने के कुछ हासिल ना होगा। वो अंदर उसे समझा रही थी और बाहर दरवाजे से लगी कंदील भरी आंखों के साथ सब सुन रही थी। जब काफ़ी देर बाद वो बाहर निकली तो उनकी भीगी आंखें कंदील की नम आँखों से टकराई और कंदील उन्हें लेकर उनके कमरे में आ गई थी। मुझे माफ़ कर दो कंदील, मुझे माफ़ कर दो, वो रो दी थी। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? कसूर नहीं कंदील, गुनाह किया है मैंने उस शैतान को पैदा करके, जिसने अपने बाप की जान ले ली और तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी। काफ़ी देर बाद कंदील उनके कमरे से निकली थी। आज उनके दिल पर कोई बोझ नहीं था और अगले रोज़ सुबह जब वो चाय लेकर उनके कमरे में पहुंची तो उनका बेजान जिस्म देख कर चीख पड़ी। उसकी आवाज़ सुनकर मुलाजिमा दौड़ी चली आई थी। उसने जाकर साजिद को खबर दी थी। वो भी आया था और लम्हे भर को जम गया था। कल माँ के सामने सच्चाई लाने से पहले ये तो सोचा ही नहीं था कि वो इसे ना सह पाएंगी। आनन फानन में रिश्तेदारों को खबर दी गई। कंदील को खुद ये महसूस हो रहा था कि माँ का साया एक बार फिर सर से उठ गया है। वो आंसू बहाने के बावजूद सब कुछ संभाल रही थी। इसी बीच कुछ कागजात लेकर ऑफिस से कोई आया था। कंदील ने सरसरी नज़र डालते हुए साइन के लिए वो कागजात साजिद की तरफ बढ़ा दिए थे। साजिद इस वक्त इस हालत में नहीं था कि कुछ पढ़े और उसने बगैर देखे ही उन पर साइन कर दिए थे। माँ के कफन दफन करते करते रात हो गई थी। जो भी था वो माँ से मोहब्बत तो करता ही था। अब जबकि वो जा चुकी थी तो उसके वजूद से आबाद रहने वाला
वो घर खंडहर सा लग रहा था। उसने कभी माँ की कद्र ना की थी, लेकिन उसने कभी माँ की कद्र नहीं की थी, बल्कि उसने शायद कभी किसी की कद्र नहीं की थी। मेहमान अगले रोज़ तीजे की फताहे के बाद चले गए थे। अब बस वो और कंदील मुलाजिमों के साथ वहाँ थे। अभी मम्मा का 40वां ही हुआ था। रात हो चुकी थी और कंदील अभी ऑफिस से नहीं आई थी। वो उसका इंतज़ार कर रहा था। जब रात के 10 बज गए तो उसने फ़ोन किया, लेकिन उसका मोबाइल भी ऑफ था। वो थोड़ा चिढ़ गया था। उसने ऑफिस में फ़ोन किया, लेकिन इतनी रात कोई था ही नहीं। वो अब परेशान हो उठा। फिर सोचा एक बार मुलाजिमा से पूछ ली, हो सकता है उसे कुछ बोल कर गई हो। नूरी, नूरी। जी साहब। कंदील कुछ कह कर गई है? नहीं साहब। हाँ, वो आपके लिए कुछ दे कर गई थी। कह रही थी कि आप उनके लिए पूछें तो इनको इसको दे दूँ। कहकर उसने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। हाँ ठीक है, जाओ। उसने लिफाफा लेकर उसे जाने का इशारा किया। लिफाफा में मौजूद पेपर्स देखते ही उसके पैरों से ज़मीन निकल गई थी। कंदील ने उससे तलाक के पेपर्स साइन करवा लिए थे और अब वो उसकी बीवी नहीं रह गई थी। लेकिन सदमा दूसरी चीज़ों का था। वो उसकी कंपनी, बंगला, फार्म हाउस सब अपने नाम करके बेच चुकी थी। अब उसके पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं था। असली झटका तो उसे तब लगा जब उसकी ब्लड रिपोर्ट उसमें से निकली, जिसमें साफ तौर पर मेंशन था कि वो HIV पॉजिटिव है। वो लड़खड़ा कर नीचे जा गिरा था। आपने मेरा बहुत साथ दिया है आमिर भाई, वरना मेरी समित की मौत का बदला मैं कभी ना ले पाती इस तरह से। आपका जितना भी एहसान मानो कम है। कंदील डॉक्टर आमिर आईना का शौहर के सामने उनके घर में खड़ी थी। कंदील भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? समद भाई के लिए जो आपने किया वो कोई नहीं कर सकता था। आईना की आंखों में आज मैंने सुकून के आंसू देखे हैं और आपकी आंखों में इत्मीनान, आमिर ने कहा और आईना आगे बढ़कर कंदील से लिपट कर रो पड़ी थी। आमिर ही वो डॉक्टर था जिसने साजिद को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया था जब कंदील ने उसका एक्सीडेंट करवाया था, और वही उनका नया फैमिली डॉक्टर बना था। भाभी, आज भाई की रूह बहुत खुश होगी। अब आप भी अंकल आंटी और मम्मी पापा से मिल लीजिए। 2 साल हो गए हैं आपको उनसे जुदा हुए। आयना ने आंसू साफ करते हुए कहा। कंदील ने हाँ में सर हिलाया और उनके साथ बाहर खड़ी गाड़ी में आ बैठी। उसने आंखें बंद कर ली और एक बार फिर जहन पीछे चला गया था। वो अम्मी और साहिन के साथ बाजार से शॉपिंग करके लौट रही थी जब साजिद ने उसे किडनैप करवाया था। उसे उसके फार्म हाउस ले जाया गया था। वो एक कमरे में बंद थी जब शाम के वक्त साजिद वहाँ आया। सुना है शादी कर रही हो तुम? वो उसके करीब आया और उसके मुंह पर से टेप हटा दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अगवा करने की? चुप, जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। शादी कर रही हो उस चिलगोजे से? क्या है उसमें ऐसा जो हम में नहीं है? तुम्हारी खातिर सब कुछ कर सकते हैं हम, और वो जान तक दे सकता है मेरे लिए। वो औरत की इज्जत करना जानता है, मेहनत करता है, हलाला का खाता है, सच और हक के लिए बोलता है, तुम्हारी तरह बकवास नहीं करता। तुम ओहो, बस अभी देख लेते हैं, उसने कहकर समद को कॉल किया था। कंदील डार्लिंग, हमारे पास है समद साहब, क्यों फिक्र करती हो? मिलना चाहती हो तो आओ। वो आराम से हंसते हुए बोला। नहीं नहीं समद, यहाँ मत आना समद। कंदील जोर से चिल्लाई थी। कंदील, मेरी कंदील से बात कराओ। जो भी हो तुम, कंदील को कुछ नहीं होना चाहिए। वो जो उसके गायब हो जाने से परेशान था और फ़ौरन ही कंदील के घर पहुंच गया था, उसकी आवाज़ सुनकर बेचैन हो उठा। राजा बाबू, यहीं आकर आराम से बात करना। सुन, एड्रेस भेज रहा हूँ। कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि अकेले आना। अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया या कोई भी होशियारी की तो इस लड़की की जान तो जाएगी ही, लेकिन इससे पहले उसकी आबरू जाएगी। उसने फ़ोन काट दिया था और कंदील उसकी बात सुनकर पूरी जान से कांप गई थी। वो उसके पास आया और उसके हाथ खोल दिए थे। अब वो उसके पास ही बैठा था। अंदर से तो कंदील की हालत ख़राब थी, मगर वो मजबूरन बनक बनी बैठी हुई थी। यूँ भी वो जान चुकी थी कि अब वो उसकी जिद बन चुकी है। तकरीबन 2 घंटे बाद साजिद के आदमी समद के हाथ बांधकर
और उसकी आंखों पर पट्टी बांधे ला रहे थे। साजिद बहुत सादे था। इस मामले में उसने समद को कहीं और बुलाया था और वहाँ से उसके आदमी समद को लेकर आए थे। समद, वो चीख पड़ी थी। उन्होंने उसे कुर्सी पर बिठाकर उसके हाथ पैर बांध दिए थे। वो उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ी थी, लेकिन साजिद ने मजबूती से उसकी कलाई गिरफ्त में ले ली थी। उसकी पट्टी हटा दी गई थी और साजिद के आदमियों ने उसके इशारे पर बाहर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैं यहाँ आ गया हूँ, अब कंदील को छोड़ दो, जाने दो उसे। समद ने साजिद को जलती निगाहों से देखा था। छोड़ दो, इस खूबसूरत बला को जाने दो। इसने मुझे दीवाना बना दिया है और इसे मैं तेरे लिए छोड़ दूँ? कभी नहीं। इस कली को फूल तो बना दूँ। साजिद, छोड़ दो कंदील को, हाथ भी मत लगाना, वो कुर्सी से बंधा हुआ चिल्लाया था। लेकिन साजिद ने उसी के सामने कंदील की आबरू तार तार कर दी और समद के हाथ खोल हंसते हुए बाहर निकल गया। समद ने अपने पैर खोले और तेज़ी से कंदील के पास पहुंचा, जो फटे हाल बेहोश पड़ी थी। अपनी शर्ट उतार कर उसे पहनाई थी और उसे बाहों में भर कर रो पड़ा। वो होश में आई तो खुद को समद की बाहों में पाया। वो आंसू बहाती उसके सीने से लग गई। जब कुछ देर में होश आया तो झटके से अलग हुई। समद, आप जाओ यहाँ से, वो जानवर है, शैतान है वो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कंदील, तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा मैं। समद, आप जाओ, मैं अब किसी का सामना नहीं कर पाऊंगी। समद, चुप, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं हुआ है कंदील, सब ठीक है। तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। वो तुम्हारा जिस्म हासिल कर सकता है, दिल और रूह को छू भी नहीं सकता। याद रखना, तुम कमज़ोर नहीं हो। मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा, जीते जी और मर कर भी। मुझसे वादा करो, तुम कभी हार नहीं मानोगी। वो उसे फिर से सीने से लगा कर सर पर हाथ फेरने लगा। वाह वाह, अभी तक प्यार कम नहीं हुआ। साजिद दरवाज़ा खोलकर अपने आदमियों के साथ अंदर आया था। समद उस पर झपट पड़ा था। उसकी जलील हरकत से उसका खून खौल रहा था। उसके चारों आदमी उसे छुड़ा रहे थे, लेकिन उसने साजिद का गला पकड़ा हुआ था। बमुश्किल उन चारों ने साजिद को छुड़वाया था। समद उन चारों पर भारी पड़ रहा था। इसे मुझसे शादी करने को बोला था, बहुत घमंड था इसे। देख, सारा घमंड मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी में तो तुझे भी मिलना है और तेरी मौत ऐसी होगी कि तू एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरेगा। और कंदील से शादी तो भूल जा, वो तुझे जैसे जानवर से शादी नहीं करेगी। उन चारों ने समद को पकड़ रखा था। उसने एक बार फिर खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ा लिया था और उन पर टूट पड़ा था। कंदील की हालत बहुत ख़राब थी। वो बस समद की सलामती चाहती थी, लेकिन साजिद के रिवाल्वर से निकली गोली समद का सीना चीर गई थी और कंदील का वजूद जैसे पत्थर बन गया था। साजिद की हरकत का इल्म उसके वालिद को हो गया था और साजिद को उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया था। वो कंदील और समद के बारे में पता लगाने लगे ताकि उनके घर वालों से माफ़ी मांग सके, लेकिन साजिद ने गला दबाकर उनकी भी जान ले ली थी और किसी को मालूम ना हो पाया जब तक उसने माँ के सामने रात में इस बात को ना बोल दिया। कंदील की वजह से माँ बाप ने अपना इकलौता बेटा खो दिया था। वो गम की वजह से, दुख से पागल, जाने उसे क्या क्या बोल कर गए थे। बस आईना और आमिर ही थे जिन्होंने कुछ नहीं कहा था। अम्मी और अब्बू भी निढाल थे। बेटी की बर्बादी और होने वाले दामाद की मौत उन्हें तोड़ चुकी थी। और फिर दबी दबी जुबान से कंदील के बारे में होती बातें और भी परेशान कर गई थी। कंदील तो पत्थर बन चुकी थी। पुलिस को साजिद ने इतने पैसे खिलाए थे कि उन्होंने हाथ भी नहीं लाया था और केस के बोलते ही 4 माह बाद साजिद उनके घर आया था, समद का कहा झूठा साबित कर कंदील से शादी करने के लिए। कंदील के अम्मी अब्बू उसे देख अपना आपा खो बैठे थे, लेकिन कंदील ने सबके खिलाफ जाकर उससे निकाह कर लिया था। उसके साथ गुजरी हर रात उसके लिए क़यामत का बाइसा होती थी, लेकिन उसे बर्बाद करने के लिए वो खुद मिटने को तैयार थी। समद का जख्मी और फिर बेजान वजूद उसके सामने आ जाता और फिर नए अज़्म के साथ उठ खड़ी होती। तभी गाड़ी रुकी थी और वो माजी से हाल में लौट आई थी। 7 साल बाद। भाभी, कहाँ हैं आप? जल्दी से आइए, और साथ में अम्मी अब्बू और अंकल आंटी, आप सब भी आइए। सबका मुंह मीठा कराना है।
आयना खुशी से चहकती हुई बोली। कंदील ब्लैक बॉर्डर की वाइट साड़ी पहने हुए आई थी। वो बहुत फुरवाकार लग रही थी। बालों की लंबी चोटी में वो सादा सी बहुत अच्छी लग रही थी। क्या बात है, इतना शोर क्यों भई? वो मुस्कुराकर बोली। ये लीजिए। रोशनी इंडस्ट्रीज़ की एक और ब्रांच खुलने की खुशी में भाई का सपना पूरा हो गया अम्मी। आज भाई बहुत खुश होंगे, बहुत। वो मिठाई खिलाते हुए बोली। साजिद को छोड़ने के बाद उसने मम्मा से किए वादे के मुताबिक उनके पैसों से गांव में स्कूल और कॉलेज बनवाया था और साथ ही रोशनी इंडस्ट्रीज़ के नाम से फैक्ट्री शुरू कर दी थी ताकि गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर ना जाना पड़े और कोई ना चाहते हुए भी रोजगार के लिए गांव छोड़ने पर मजबूर ना हो। समद की ख्वाहिश उसने आज पूरी कर दी थी। वो अम्मी अब्बू और अम्मी पापा के साथ यहीं इसी गांव में रहती थी जो उसके समद का था। साहिन की शादी समद के चचा जान के बेटे से की थी और वो भी खुश थी। आज सब कुछ था उसके पास, बस एक समद की कमी थी। उसका प्यार मरकर भी उससे हिम्मत बख्श रहा था। वो दूर होकर भी पास था उसके। आमिर ने बताया था कि साजिद 1 साल पहले सचमुच एड़ियाँ रगड़ कर मरा था। आखिरी वक्त में कोई नहीं था उसके पास। रिश्ते उसने कभी निभाए नहीं और दौलत कंदील ने दूर कर दी थी। एक गंदी सी बस्ती में वो सड़ता रहा था। कोई भी उसके करीब ना जाता था। उसने सबको जख्म दिए थे तो आज कोई उसके जख्मों पर मरहम लगाने वाला भी नहीं था। ऐसी सज़ा उसे मिली थी जिससे उसे कोई भी निजात नहीं दिला सकता था। और कंदील और समद का इश्क जख्मी होकर भी दूसरों के लिए राहत का सबब बन गया था। अपने नाम की तरह कंदील आज भी जल रही थी, बस अब वो रोशनी का सबब थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। ये कहानी पढ़ने में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि ये थोड़ा उर्दू थोड़ी सी इसमें उर्दू के शब्द थे। उर्दू मुझे नहीं आती, इसीलिए चलिए फिर माफ़ कीजिएगा जो गलतियाँ हुई हैं। मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।